चुनावी बिगुल बज चुका है और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। बात अगर ओवैसी साहब की करें तो आजमगढ़ में चूँकि मुस्लिम वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए ओवैसी साहब भी यहाँ से शौकत अली को मैदान में उतार रहे हैं। अब यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इनके मकसद है, किस तरह से ये चुनाव को देख रहे हैं आने वाले समय में जो है। तो शुरुआत करते हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? उबैदुल्ला खान। उबैदुल्ला साहब, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से संभवतः अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में आने चांसेस तो नहीं के बन रहे हैं और ओवैसी साहब भी यहाँ प्रत्याशी उतार रहे हैं। बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहू हैं। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं? जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हैं? इन तीनों में माइनॉरिटी किसके तरफ जा रही है? माइनॉरिटी 2% ओवैसी साहब के साथ जाएगी, बाकी अखिलेश साहब के साथ जाएगी। क्लियर है। तो अखिलेश साहब के 2% ओवैसी साहब, बाकी अखिलेश के साथ, यानी बीजेपी के साथ नहीं जा रही है अभी फिलहाल जो उनके कोर वोटर है वो जाएंगे। कोर वोटर जैसे कोर वोटर का मतलब कि 1% 1.5% जो उनके कोर वोटर हैं वो तो जाएंगे जी। क्या आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? अब राजनीति में मुद्दा कहाँ है ये बताइए? किसी मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? एकदम नहीं। अब तो सिर्फ धर्म और जात के नाम पे चुनाव हो रहा है। मुद्दे खत्म। ना हमारे यहाँ कोई मुद्दा रह गया है कि किसी मुद्दे पे बात करें लोग, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अभी तो मतलब आप हमको लगता है वकालत करते हैं, अभी नई जनरेशन भी इस बार काफ़ी वोटर्स भी बढ़े हैं। नई जनरेशन सबसे ज़्यादा परेशान है रोज़गार से, और रोज़गार है नहीं। हर आदमी 2 रुपया कमाने के चक्कर में दौड़ रहा है। आप भी जान रहे होंगे जितने लोग यहाँ खड़े हैं, भले वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी मैं राजनीति तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि आप कहीं भी रहें, लेकिन पेट को पालना तो आपको पड़ेगा ही। और धर्म का नशा अफीम के नशे से बड़ा होता है, लेकिन एक वक्त आता है जब पेट का नशा जो है ना वो सब पे भारी है। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे माइनॉरिटी की हमने बात की, तो आपने कहा 2% जो है ओवैसी साहब के साथ जाएगा, बाकी अखिलेश जी के साथ जाएगा। तो फिर मतलब ये एक समझा हुआ सोचा हुआ देखिए, मुसलमानों के साथ एक प्रॉब्लम मालूम क्या है? ये हमेशा डर से जिए हैं। आज़ादी के बाद से ये अब तक डर से जी रहे हैं। ये मत जाओ ये फलाने हैं, वो मत जाओ ये फलां हैं। ये डर की राजनीति है। भाजपा के साथ मत जाओ, क्यों? क्योंकि वो आपको नुकसान करेगी। फलां अगर आप देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया है? कांग्रेस ने किया। सबसे ज़्यादा नुकसान कब हुआ? कांग्रेस के वक्त में। उसके बाद नुकसान कब हुआ? सपा के वक्त में। फिर तो आप बोल रहे हैं कि सपा के साथ जा रहे हैं। बस वही है ना कि आपको डर दिखा करके, लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए तो वो इन्हीं लोगों में हुआ है, इन्हीं लोगों के रिजिम में भी हुआ है। भाई अगर एक चीज़ है ना कि कहते हैं ना कि खुला दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता है नादान दोस्त से, तो वही चीज़ें हैं लोगों को। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा फिर लौटूंगा। क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा। अच्छा, नूरुल साहब, ये कह रहे हैं अभी उबैदुल्ला साहब कि 2% ओवैसी साहब के साथ जाएंगे, बाकी अखिलेश के साथ जाएंगे। कहाँ तक सहमत हैं आप? ये उनका मत है, लेकिन जो जनता की रुझान है, देखिए यही तो हम आपको निचोड़ बताना चाहते हैं कि राजनीति इस समय मुद्दे की नहीं हो रही है। वोट मांगना चाहिए रोजगार पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे। तो न तो बीजेपी का कोई डेवलपमेंट दिख रहा है और न ही यहाँ समाजवादी क्या कोई नई। पहली बार अखिलेश यादव थोड़े आ रहे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़े, एक बार झांकने नहीं आए। यहाँ की आजमगढ़ की जनता उनको लालटेन लेकर ढूंढ रही थी। उसके बाद अखिलेश यादव आए, उनका भी वही हाल रहा। कोई एक यहाँ पे कोई एक ऑफिस तक नहीं खोले कि आजमगढ़ की जनता इतनी भारी मतों से जिता करके उनको भेजी, और कौन सा उन्होंने विकास यहाँ किया है। और नहीं तो इनके गुंडे जो है सिर्फ जो है माफियागिरी करने का काम किए। तो विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा? जैसे आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जो सत्ता में रहता है ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ सत्ता में दोनों डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की। डेवलपमेंट हो रहा है भ्रष्टाचार में, यहाँ अधिकारी दोनों हाथों से प्रदेश और देश को लूट रहे हैं मनमानी तरीके से। विकास हो रहा है बलात्कार में, महिलाओं के अपमान में। यहाँ बेरोजगार
अगर कोई रोड पे आता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। महिलाओं की सम्मान की बात करती है बीजेपी। अगर यही शिक्षिकाएं अगर वहां गोरखपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले में अगर शिक्षिका रोजगार के लिए उतरती हैं तो उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। और जो भी परीक्षाएं हो रही हैं इस प्रदेश और देश में, उसको एक सोची समझी साजिश के तहत पेपर आउट करा के उसको निरस्त करा दिया जा रहा है। आज इस देश में बेरोजगारी अजगर सांप की तरह से मुँह बा करके खड़ी है। प्रदेश और सरकार इस पे ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का खस्ता हाल है। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद और मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। तो इस चुनाव में मैं ये जनता से अपील कर रहा हूँ कि ये एक नई रणनीति बनाएं छोटी दलों को लेकर के, ताकि सपा साफ, बसपा हाफ और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का गठबंधन बाप रे बाप होने जा रहा है। तो मतलब उलमा काउंसिल जो है अन्य छोटे दलों से मिल करके चुनाव मिल करके हमारी ये स्ट्रेटजी चल रही है। हम कम से कम जो है 30 से 35 सीटों पे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेंगे, 10 सीट पे बिहार में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश और तमाम जगहों पे जो जिस तरह से गठबंधन होगा छोटे दलों से उस पर आपका क्या नाम? जावेद अहमद खान। जावेद साहब, कितने सहमत हैं आप? डेवलपमेंट की बात हो रही है और बाकी चीज़ों की बात हो रही है, फिर यह भी कहा जा रहा है कि रोजगार मुस्लिम- तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी रोजगार और महंगाई। जी युवा रोजगार मांग रहा है तो उसको लाठियां मिल रही हैं, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। जब वो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो उसको दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, रोज़गार के कोई अवसर बचे नहीं हैं। दूसरी चीज़ महंगाई है, महंगाई पर कोई अंकुश लगता नज़र नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $90 या उससे भी कम $80, $75 प्रति बैरल है। 2011 में $110 प्रति बैरल था, तब ₹75, ₹70 पेट्रोल मिलता था। आज $68, $70 पर बैरल है, तो आज पेट्रोल ₹100 लीटर बिक रहा है। तो महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जब महंगाई है और बेरोजगारी है तो जाहिर सी बात आपको है। क्या लगता है कौन दूर कर सकता है जो है ये? अरे केंद्र सरकार भाई, सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार बिल्कुल जिसकी भी होनी। फिलहाल तो ये इस सरकार को जो है इस पर अंकुश लगाना चाहिए, और नहीं लगा पा रही है तो इस सरकार को हट जाना चाहिए। हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं ना, हमें अच्छे जीवन यापन की हमारी व्यवस्थाएं सरकार करे। अब हमें 10 रुपये का 50 रुपये का पेट्रोल अब हमें 100 रुपये में दे रहे हैं। किसानों को उनका समर्थन मूल्य आप दे नहीं रहे हैं, उनको आप खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी। देश का अन्नदाता जो फसलें उगा रहा है, जो खून पसीना बहाकर, उसको खालिस्तानी बता रहे हैं, आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की है। नहीं तो अभी तो आजमगढ़ में जो लोकसभा का चुनाव होना है, बीजेपी से दिनेश लाल यादव हैं, जी। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के आने जी। की उम्मीद है, जी। और इसके अलावा जो है मतलब ओवैसी साहब भी यहाँ शौकत अली को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कितना असर रहेगा? माइनॉरिटी किसके साथ जाएगी? ओवैसी साहब का तो कोई ख़ास असर नहीं रहेगा, क्योंकि आजमगढ़ में जो है जातिगत मुद्दों पर या धार्मिक मुद्दों पर जो है चुनाव नहीं होते हैं। आजमगढ़ में विकास के मुद्दों पर चुनाव होता है। फिलहाल मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं इस बिल्डिंग को दिखाएं, इसको भी शायद जो है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी संभावना है यहाँ चुनाव लड़ने की, उन्होंने ही बनवाया है। रहा सवाल दिनेश यादव निहुआ जी का, जिनके भाजपा से जिनका टिकट का नाम आ रहा है, अच्छे कलाकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी पब्लिक में जो है वो अपनी जगह नहीं बना पाए। कुछ खास ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। ये सारे काम पहले की सरकारों किए हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ओवैसी साहब का फैक्टर यहाँ काम कोई नहीं? फैक्टर नहीं है, वैसी का कोई फैक्टर नहीं। यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर है, महंगाई के विरोध में। रोज़गार दो हमें, महंगाई कम करो, और अच्छी शिक्षा दो, हेल्थ सेक्टर अच्छा करो, जो ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसके विरोध में जब वोट पड़ेगा तो उनके बरक्स जो होगा उसे वोट दिया जाएगा। ठीक है, हम फिर आपके पास आएंगे। क्या नाम है आपका? आपसे मेरा जानना- नाम शफीक सिद्दीकी है। शफीक साहब, यहाँ बाकी लोगों से हमने बात की, लोगों ने कहा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव बीजेपी से हैं, अखिलेश यादव के आने की संभावना है, ओवैसी साहब यहाँ शौकत अली को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। जी हाँ। तो माइनॉरिटी किसके तरफ से जा रही है? किन चीज़ों को देख करके आप इस बार इलेक्शन में वोटिंग करेंगे? देखिए, ना दूरी है ना खाई है। मोदी हमारा भाई है, और बाकी सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति किया है अभी तक। इनका काम है सिर्फ मुसलमानों को डराना और अपना वोट ले लेना। जमाली साहब अभी सपा ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इससे पहले माननीय अखिलेश यादव को गाली दे रहे हैं। हम लोगों को जो सिखाया जाता है, विपक्ष के जो भी नेता है, उनका नाम रिस्पेक्ट और इज्जत से लेने के लिए, लेकिन ये लोग जो नाम लेते हैं योगी मोदी बोलते हैं, उसमें माननीय नहीं लगाते, क्योंकि इन लोगों को तकलीफ़ है। हम लोग जिसका भी नाम लेते हैं माननीय लगाते हैं। अब माननीय जमाली साहब जो है सपा ज्वाइन किए। क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि अखिलेश यादव को सियोरिटी नहीं थी कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। पहले शिवपाल
यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे। आप लोगों को, सारे लोगों को ये बात पता होगा। उनको पता चला कि नहीं, उनको हटा के अखिलेश यादव जी ने जो है जमाली साहब को अपने साथ ले लिया कि हम आ जाएंगे। जमाली साहब कहते हैं कि 99% हिंदू हमारे भाई हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात तो कह दिया 99% हिंदू हमारे भाई हैं, अच्छी बात है, और 1% हमारे साथ हैं। तो क्या 1% मुसलमानों का वोट लेंगे? ये तो मुसलमानों को सोचने की, विचार करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि तुमको तो 1% पे ला के गिरा दिया उसने, और तुम दोगे भर भर के जोली 99% वोट। तो आपको ये लगता है कि यहाँ विकास हुआ है आजमगढ़ में? बहुत विकास हुआ 1.5 साल जैसे में। कि अभी भाई ने बताया कि विकास नहीं हुआ। अरे भाई का काम ही बताना विकास नहीं हुआ। 1.5 साल में माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कितना विकास किया है, आप देख लीजिए। यहाँ आपने जामतुल इरशाद से आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ तक आ जाइए, वो रोड कभी बनी थी? माननीय सांसद जी अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ पे सांसद रह चुके हैं। दिनेश लाल यादव जी हमारे सांसद हुए, पूरा रोड बना। वहाँ पे मंत्री, पूर्व मंत्री रहते हैं, लाइन से 2-2 मंत्रियों का घर है। विकास हुआ। आप किसी भी गांव में चले जाइए, रोड देख लीजिए, विकास देख लीजिए। इन लोगों को विकास दिखता ही नहीं है। ये क्यों अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं विकास हुआ है, लगातार विकास हुआ है, सड़कें यहाँ बनी हैं, बाकी विकास हुए हैं। कहाँ की? ये कह रहे हैं शहर में जो सड़कें पहले खराब थी वो बन रही हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। हुआ तो है 2014 में जब मुलायम सिंह यहाँ से सांसद बन करके आए, ये सड़कें इतनी चौड़ी कहाँ थी? बहुत पतली पतली सड़कें थी। इसको 4 लेन करने का काम, 6 लेन करने का काम हमारे समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया है। और तमाम जो है, ये शहर के सड़कों की बात कर रहे हैं। मैं शहर की सड़कों की बात कर रहा हूँ। आप मुकेरीगंज से हर्राग चुंगी चले जाइए, सिविल लाइन से हर्राग चुंगी चले जाइए, डिवाइडर लगे हुए हैं पूरे, दोनों तरफ लाइटें जगमगा रही। वो आज का है, वो 10 साल पुराना काम है। सपा की सरकार में हुआ था, मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में हुआ था। मैं भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। भैया एक चीज़ मैं कहूँगा, जो सरकार आएगी, क्या उसका दायित्व क्या होता है? बिल्कुल उसका दायित्व होता है कि जो उनके मतदाता हैं, जो उनकी पब्लिक है, उनका ख्याल रखना। कि ये उनके ऊपर एहसान है। अगर आप रोड बना रहे हैं, हमारा ही टैक्स का पैसा है ना। आप अगर उनको रोज़गार दे रहे हैं तो किसका पैसा है? आप कहीं से लाए नहीं हैं। कोई भी सरकार रही हो, वो कहीं से लाई नहीं है। काम तो उनको यहीं करना पड़ेगा ना, चाहे वो 50% की निधि का कमीशन खा के करें, चाहे फ्री में करें। तो ये एहसान नहीं है कि आप हमारी रोड बना दोगे तो हमारे ऊपर एहसान हो गया। आप हमारे कोई, आप किसी के लिए पर्सनल नहीं है ना। ये इस पे मैं अकेला चलता हूँ, इस पे सारी जनता चलती है। तो आपको तो काम करना पड़ेगा ना, और काम ऐसे जिस हिसाब से आप लोग कर रहे नहीं होता है। कुल मिलाकर के अभी जैसे यहाँ पे जो बातचीत चल रही थी, एक नहीं विकास के मुद्दे के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा था ओवैसी साहब के प्रत्याशी का। तो अभी तो बात करने से ये लग रहा है कि ओवैसी साहब आजमगढ़ में जो है बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। ओवैसी साहब कभी मजबूत नहीं रहे। यहाँ से जो जमाली साहब चुनाव लड़े थे, वो उनके अपने पर्सनल वोटर थे। बाद में 4000, 3000, 2000, 1000 ओवैसी साहब का यही वोट पूरे प्रदेश में रहा है, जो उन्होंने अभी विधानसभा में लड़ा है। तो फिर माइनॉरिटी ये क्यों करी कि हम अखिलेश जी के साथ जो है ज़्यादातर जाएंगे? देखिए, माइनॉरिटी का मैंने आपसे बताया, मतलब अखिलेश जी के समय में विकास हुआ होगा, मोदी जी के समय में विकास नहीं हुआ, योगी जी के समय में विकास नहीं हुआ। देखिए विकास अखिलेश जी ने नो डाउट कि योगी जी से अच्छा किया। जो उन्होंने अपने वक्त में अपने रिजिम में किया, उनसे अच्छा किया। इन्होंने अपनी रिजिम में क्या किया? भाई 5 साल सरकार में रह चुके हैं। बता रहे हैं विश्वविद्यालय अब तैयार है, उद्घाटन होने वाला है, मंदिर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन सही है, विश्वविद्यालय तो उन्होंने बनाया है, इसमें नो डाउट है कि उन्होंने, वो विकास है। अब वो तय करेगा कि भाई कितना वोट उससे आ रहा है उनको। क्योंकि भाई हमारे आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी चाहिए थी, तो नो डाउट उन्होंने दिया। जैसे अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने अपनी रिजिम, अपने वक्त में यहाँ कमिश्नरी दी थी, वैसे ही योगी जी ने अपने वक्त में यहाँ पे यूनिवर्सिटी दी। ये नो डाउट कि इन लोगों ने काम किया है, दोनों लोगों ने, उस नेता ने भी किया और इस नेता ने भी किया। लेकिन जो उनके यहाँ के जो छोटे नेता हैं ना, वो कोई लायक नहीं है, चाहे वो कोई रहे हो। क्योंकि धर्मेंद्र यादव भी अपनी वो देख लिए हैं, निरहुआ भी रहे हैं, चुनाव सामने आ गया है, लड़ेंगे, हालत देख लेंगे। चलिए ठीक है, दोबारा फिर आपसे जुड़ेंगे। तो बता रहे हैं विकास तो हुआ है, अखिलेश सरकार में भी हुआ है, मुलायम सरकार में भी हुआ है, बीजेपी में भी हुआ है। अब बताइए विकास की सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि हमारे समाज का जो हक तलफी हुआ है,
उसको हम किससे मांगेंगे? 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री इस देश के आर्टिकल 341 पे प्रेसिडेंशियल आर्डर लगा करके रोक दिया। दलित मुसलमानों का आरक्षण, दलित ईसाइयों का आरक्षण, दलित सिख का आरक्षण। इस मुद्दे पे कौन बात करेगा? मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी से भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस से भी कहना चाहता हूँ कि उसको प्रेसिडेंशियल आर्डर को हटाया जाए। उसके बाद 1956 में सिख दलितों को उसी में अमेंडमेंट करके दिया गया। 1990 में बौद्धिस्टों को अमेंडमेंट करके दिया गया और आज तक मुस्लिम दलित और ईसाई दलित इससे वंचित है। आज 80 सीटों में जो भी सुरक्षित सीट पूरे देश की है उस पर दलित हिंदू लड़ता है, दलित ईसाई लड़ता है, बौद्धिस्ट लड़ता है, लेकिन मुस्लिम और ईसाई दलित जातियां उस पर नहीं लड़ती हैं। इस पर कौन सवाल करेगा? बताइए हरबंस जी, क्या कहेंगे आप? जो है उनके सवाल का कोई जवाब है? देखिए, मैं आपको बता दूं ना, ये भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र और प्रदेश में आई तो अभी भाई हमारे बता रहे थे कि सबको रोजी और पेट की चिंता है। यहाँ तो सरकार ऐसी चल रही थी कि रोजगार, घर से निकलता आदमी तो घर पहुँचता कि नहीं पहुँचता, ये स्थिति थी। ये आजमगढ़ का नाम कहीं विदेशों में कहीं बाहर चले जाइए तो किस तरीके से लोग देखते थे। आज आजमगढ़ का नाम एक विकास के मॉडल पे लिया जाता है। ये देन है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी की। आपको बता दूं, विकास की बात कर रहे थे। विकास आप देख लीजिए, बिलरियागंज से रौना पार का रोड उठा के देख लीजिए। कई बार के गोपालपुर के विधायक हैं, नहीं बनवा पाए। सदर के विधायक का घर का रोड किसी ने अगर यहाँ काम किया तो सांसद महोदय ने बनवाया है। यहाँ तक कि जहाँ पर इनका संचालित हो रहा है इनका पूरा उलेमा काउंसिल, वहाँ का रोड अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो हमारे सांसद जी ने बनवाने का काम किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि विकास और सबको जीने की आज़ादी अगर कहीं मिली है। मुस्लिम ये क्यों कह रहा है कि 2% ओवैसी साहब के साथ, बाकी जो है अखिलेश जी के साथ? मैं आपको बता दूं कि आज सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसमें सारे लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं ना वो हर जगह है। डरे हुए हैं, मुस्लिम कह रहा है कि मुस्लिम कोई नहीं डरा है। बोल नहीं पा रहे हैं। अरे पूरा खुल के लोग जी रहे हैं और खुल के लोग बीजेपी के समर्थन में हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग तो घर घर जा रहे हैं ना, पूरा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो इन लोगों को, भाई ठीक है, हम लोगों ने महिलाओं को जो आज़ादी दी है वो आज़ादी पर सारे लोग खुश हैं और खुश होकर के सारे लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। ठीक है, हम जो आपके पास आएंगे जो है, बताइए उनका कहना है कि कानून व्यवस्था की बात उन्होंने की है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छा चला है, पहले ये सिस्टम नहीं था। 2 दिन पहले एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी का आंकड़ा जो है वो आपराधिक आंकड़े पेश करता है। उस आंकड़े को उठाकर देख लीजिए आप। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, लूट, हत्या, डकैती में उत्तर प्रदेश नंबर 1। अगर ये मैं कह रहा हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये तो एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है महिलाओं के खिलाफ जो है अपराध बढ़े हैं। अभी कानपुर की घटना आप देख लीजिए, बनारस की इतनी विभत्स घटना देख लीजिए महिला के खिलाफ आप। तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल लचर हो चुकी है। यूपी सरकार विफल है कानून व्यवस्था के मामले में। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर यादव। क्या आप देख रहे हैं चुनाव में यहाँ ओवैसी साहब जो है शौकत अली को लड़ा रहे हैं, अखिलेश जी लड़ रहे हैं, दिनेश लाल यादव लड़ रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप आकर के जनता के बीच में जनता की राय ले रहे हैं। मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बाद आपकी जो पत्रकारिता, जो देश का चौथा स्तंभ है, आप अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल को और आपको चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? विकास के मुद्दे आजमगढ़ में हमेशा रहे हैं और विकास करने का काम तो जनपद आजमगढ़ की ईंट पर श्री मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव लिखा हुआ है। आप जहाँ खड़े हैं ये कलेक्ट्रेट भवन, जिसको एनेक्सी कहते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो इसके अंदर ना हो। यह अधिवक्ताओं के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा आपका महिला हॉस्पिटल, कमिश्नरी तो मैं समझ रहा हूँ बहुत पहले की बन चुकी है और यहाँ कोई जातिगत मुद्दे काम नहीं करेंगे।
यहाँ तो सर्व समाज के लोग मिल करके श्री अखिलेश सिंह यादव को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएंगे। सारे के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत आजमगढ़ में होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद एक चीज़ जो लोगों के बीच से निकल करके आई कि सबसे पहले विकास का मुद्दा रहेगा, रोजगार का मुद्दा रहेगा। और रही बात अखिलेश यादव और शौकत अली, दिनेश लाल यादव के चुनाव लड़ने की, तो जहाँ तक मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मुस्लिम मतदाता केवल 2% ओवैसी साहब के सपोर्ट में जा सकता है, जबकि बाकी अखिलेश के साथ है। हालांकि वहीं कुछ मतदाताओं का यह भी कहना है कि जो मुस्लिम बीजेपी के बेस वोट हैं वो उनके साथ रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और चौपाल में, तब तक दीजिए इजाज़त। राम सकल यादव के साथ आजमगढ़ से न्यूज़ स्टेट के लिए रवि प्रकाश सिंह।